फ्रेंड्स, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चंस मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, मैंने पिछले साल के पेपर्स देखे सारे ही 2019 से लेके अब तक, तो मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिले जो एकदम न्यू पैटर्न पे हैं। ठीक है, उनका स्टाइल एकदम ही चेंज है, बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है। तो वो आज टीचिंग एप्टीट्यूड में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ जो है अलग पैटर्न पे, कुछ जो आपके लेटेस्ट आ रहे हैं क्वेश्चन पेपर, कुछ टफ आ रहे हैं, वो सारे ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और यहाँ पे इस चैनल में पेपर फर्स्ट और नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर एजुकेशन की तैयारी करवाई जा रही है। एजुकेशन के लिए भी मैं स्ट्रेटजी को बताऊंगी आपको कैसे करना है, क्योंकि कम समय है, जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। मान लीजिए 10-15 दिन इधर उधर हो जाता है तो भी ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसके लिए हम लोग अच्छी बेस्ट स्ट्रेटजी को जो है अडॉप्ट करेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम इस बार क्लियर हो जाए। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के भी यहाँ पर आज जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनका जो पूछने का स्टाइल है वो एकदम अलग है। ठीक है, थोड़ा हट के हैं, इसलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी व्यस्तता के मारे उसमें मैं अभी कंटेंट नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन आपको दूंगी ज़रूर। ठीक है, ताकि आपका जो है तैयारी एक जो है बहुत अच्छी हो जाए और वहाँ पे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए जो है क्वेश्चंस आपको ये बुक्स में ऐसे नहीं मिलेंगे। ठीक है, इनका ना कहीं पर सिलेबस में आपका जिक्र मिलेगा और ना ही कहीं पे ऐसे बुक्स में मिलेंगे, इसलिए मैं इन जो है क्वेश्चंस को लिया है मैंने। अब यहाँ पे कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन है, ये सब आपके 2020-21 में ऐसे पूछे गए हैं। देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ अपनी अंतःक्रिया में भाव शून्य और नियंत्रक प्रतीत होते हैं। मतलब ये कह रहा है विच पेरेंट्स सीम कूल एंड कंट्रोलिंग देयर इंटरेक्शन विद द चिल्ड्रन। ठीक है, लो वार्मथ हाई कंट्रोल। ठीक है, ये कह रहा है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसमें ये 4 तरह के ऑप्शन दे रखे हैं, ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, ठीक है, परमिसिव पेरेंट्स और रिजेक्टिंग, नेग्लेक्टिंग, अनइन्वॉल्व पेरेंट्स। तो इन दोनों की तो आपको समझ में आ रही होगी मीनिंग, है ना, ये तो आपको पता लग रहे होंगे कि रिजेक्टिंग क्या है, अस्वीकार करने वाले माता पिता, अनुज्ञापक मतलब माता पिता जो परमिशन दे देते हैं। अब देखिए इन दोनों को हम समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो इसका देखिए राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ठीक है, आधिकारिक माता पिता, जिसमें माता पिता अपने बच्चों के साथ अंतःक्रिया में भाव शून्य मतलब नो फीलिंग्स एंड कंट्रोल प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो अब ये कैसी पेरेंटिंग स्टाइल होती है, ये एक एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट जो है पेरेंटिंग स्टाइल है। इसमें बच्चों से काफ़ी एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं, पालन पोषण के बजाय। मतलब इस तरह की जो अथॉरिटेरियन की बात हम कर रहे हैं, आधिकारिक माता पिता, सत्तावादी जिसको कहते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है, नर्सरिंग मतलब जो पालन पोषण होता है वो तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना देकर ये कह सकते हैं कि वहाँ पर बहुत डिसिप्लिन होगा, कठोर अनुशासन होगा और बच्चों को ओबीडियंस रहना है, आज्ञाकारिता हर समय मतलब दबे दबे से रहना है। ठीक है, और कंट्रोल काफ़ी होता है। तो इस तरह की पेरेंटिंग स्टाइल होती है। दूसरा है, देखिए इस टर्म्स को भी समझ लेते हैं, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। ठीक है, ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स जो है प्राधिकारिक माता पिता। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, ऑथोरिटेटिव में पेरेंटिंग स्टाइल, यहाँ पर क्या होता है, पेरेंट जो होते हैं नर्चरिंग, रिस्पॉन्सिव और सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स और ऑथोरिटेटिव पेरेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ऑथोरिटेरियन मतलब ऐसे समझिए अथॉरिटी सारी सत्तावादी मतलब उनके पास है, बस इसी का अपोजिट आपको ऑथोरिटेटिव याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका यही होगा, ऑथोरिटेरियन पेरेंट्स। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह से ये आपने नहीं देखा होगा कि कहीं आपको सिलेबस में मिला हो, लेकिन फिर भी टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, लेकिन नहीं, क्वेश्चन इससे जब भी पूछे जाते हैं तो थोड़ा हट के पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार थोड़े जो है ईजी भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम तैयारी अपनी टफ से टफ के लिए रखेंगे। आगे देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन पद्धति में फीडबैक प्रदान किया जाता है जो गैर मूल्यांकन परक होती है, नॉन एवेल्युएटिव ऑकर्स बिफोर और ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, नॉन एवेल्युएटिव होती है और अनुदेशन से पूर्व या उसके दौरान घटित होती है, और अनुदेशन संबंधी योजना बनाने और उसमें सुधार लाने में अध्यापकों का मार्गदर्शन करती है। तो एवेल्युएशन टेक्निक आपने पढ़ी है,
नहीं पढ़ी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि देखिए इस तरह से क्वेश्चन तो मैं करवाऊंगी, लेकिन अगर आप लोग जहाँ भी प्रॉब्लम है आप थ्योरी पार्ट को भी बताइए। वैसे मैंने भी बना रखा है वीडियो, आप लोग चाहें तो पूरी प्लेलिस्ट एक बार देख लीजिए, वहाँ आपको थ्योरी पार्ट सारा मिल जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए कुछ चीज़ बची भी हैं तो आप कमेंट करके बताइए, वो आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो इस तरह का इवेल्यूएशन टेक्निक होती है ये होती है फॉर्मेटिव। यहाँ पर क्या होता है, इसमें कह रहा है ऐसा असेसमेंट मेथड जो प्रोवाइड करे फीडबैक को, जिसमें कि फीडबैक प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो आपने देखा है ना फॉर्मेटिव और समेटिव। समेटिव मतलब सम, ऐसे याद रखिए, सम मतलब जब हमने सब चीज़ को जोड़ लिया लास्ट, है ना। तो समेटिव क्या होगा, जबकि हम इसमें बात करेंगे इवोल्यूशन टेक्निक में, तो समेटिव में क्या होता है, लास्टली मतलब जब सेशन का एंड होने वाला होता है तब जाकर एक एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, हायर एजुकेशन में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, BA MA वगैरह के एग्ज़ाम एक बार हो जाते हैं ना, कई कई भी जगह सेमेस्टर वाइज हो गया है, लेकिन क्या होता है वैसे एक बार होता है। अभी क्या है कि स्कूलों वगैरह में वहाँ पर बीच में आपके यूनिट टेस्ट होंगे और वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं, इस तरह से कई तरह के टेस्ट होते हैं ना, तो बीच बीच में इवैल्यूएशन होता रहता है। तो ये होता है फॉर्मेटिव, ठीक है। इतना तो सबको आपको पता होगा, और कुछ बच्चे नए हैं तो उनको मैं बता दे रही हूँ कि इस तरह से फॉर्मेटिव और समेटिव दो तरीके के ये होते हैं। वैसे तो 4 तरीके के होते हैं, फॉर्मेटिव, समेटिव, नॉर्म्स रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। इन सब के बारे में भी हम आपको बाद में बताएंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्मेटिव मतलब बीच बीच में इवैल्यूएशन होता रहता है, ये फॉर्मेटिव होता है। इससे क्या होता है, फीडबैक मिलता है, भाई हमने एग्ज़ाम लिया, फीडबैक मिला कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसका कौन सा वीक पॉइंट है, किस में हमको सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है भारत सरकार के, यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा मूक्स प्रदान करने हेतु, मतलब एक स्वयं प्लेटफॉर्म चलाया गया था मूक्स, है ना, ऑफरिंग मूक्स, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स फॉर डिज़ाइनिंग कोर्सेज। तो इसमें कितने तरह के कोर्सेज को जो है डिज़ाइन करने के लिए कितने तरह के क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। मतलब स्वयं मंच के कोर्स को बनाने के लिए कितने यहाँ पर क्वाड्रेंट्स हैं, चतुर्थक हैं, है ना। तो ये कितने हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। 4 क्वाड्रेंट्स हैं। कौन कौन से हैं, वीडियो लेक्चर उसमें दिया जाता है, मतलब जब मूक्स के प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम चलाया जाता है तो वहाँ पे सुविधाएं क्या क्या है, इन्हीं को क्वाड्रेंट्स कहा गया है। तो इस तरह के 4 क्वाड्रेंट्स हैं। देखिए उसमें क्या होता है, पहला तो वीडियो लेक्चर दिया जाता है, प्रिंटेड कंटेंट दिया जाएगा, मतलब आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी सुविधाएं होती हैं जो कि आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये मूक्स जो है 4 क्वाड्रेंट इसी तरह के थे। फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए है तो मेमोरी से संबंधित, ये आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड में ही देखिए मेमोरी से संबंधित पूछ लिया है, लेकिन मेमोरी में भी फिर और डीप में जाके पूछा है ना। आपके जो है लेवल्स है ना, टीचिंग लेवल्स हैं, उसमें मेमोरी लेवल है, इस तरह से मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है ना। तो इस तरह से देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी है और न्यूरल सिस्टम ऑफ ब्रेन, है ना। अब इन दोनों की मैचिंग करनी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कॉन्शियस क्या है, अनकॉन्शियस क्या है, और फिर मोटर स्किल्स है, ओन एक्सपीरियंस। अब अगर आपको ऐसे टेबल दे दिया जाए तो कैसे आप कुछ थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए जो आपको आता है, तो मोटर स्किल्स आपको समझ में आ रहा है, पेशी कौशल। तो इसमें क्या किस तरह की स्मृति होगी, यहाँ पर आपकी होगी। तो सबसे पहले हम इसी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये होगी आपकी प्रोसीजरल मेमोरी, कार्य विधिक स्मृति, है ना। इसको इससे मैच कर दिया, क्योंकि मोटर स्किल्स में आप क्या है, हाथ पैर चलाने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो मोटर स्किल्स में आती हैं, ठीक है। तो कार्य विधिक मतलब इसके अंतर्गत कुछ कार्यों का संचालन हम करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है कॉन्शियस, चेतन। तो यहाँ पर इसका हो जाता है आपका एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है आपका सुव्यक्त स्मृति। अभी इसको मैं बताती हूँ ये क्या होती है। एक्सप्लिसिट मेमोरी क्या होती है, जिसे जो है कॉन्शियस कंट्रोल किया जाता है, मतलब कॉन्शियसली, ठीक है। मतलब आप चेतन अवस्था में होते हैं और आप इसको कंट्रोल करते हैं। इसके लिए कुछ अवस्था में जागरूक होते हैं। जैसे कि आपने किसी एक्सीडेंट को देखा और वो आपने मतलब एक्सीडेंटली आपने कॉन्शियस माइंड में आपने याद कर लिया है ना कि ऐसे हुआ था, इस तरह से करके वो आपको घटना याद हो गई। तो इस तरह से क्या थे, आप जागरूक अवस्था में थे उस समय, मतलब आप
कॉन्शियस थे, मतलब चेतनावस्था में थे, ठीक है, तो आपको वो मेमोरी में बैठ गया आपका, लेकिन धीरे धीरे उम्र के बाद ये कम होती जाती है, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्शियस माइंड में होता है, कॉन्शियसली कंट्रोल किया जाता है, ये होती है एक्सप्लिसिट मेमोरी, ठीक है। तो ये कॉन्शियस माइंड से हो गई। अनकॉन्शियस में क्या होगा आपका, इसमें आता है इम्प्लिसिट, है ना, ये इससे हो गई, अपोजिट ही हैं दोनों, इम्प्लिसिट। अब इसमें क्या होता है, इसमें थिंग यू रिमेंबर अनकॉन्शियसली एंड ऑटोमेटिकली विथ रिपीटिशन, मतलब इसमें क्या होता है, अनकॉन्शियस माइंड में कुछ मेमोरीज हमारी दबी हुई हैं, और मतलब ये कहिए कि इनको आप शब्दों के द्वारा नहीं बता सकते, लेकिन वो फिर भी आपके वहाँ पे मेमोरी में कुछ जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप अगर बाइक चलाना जानते हैं, लेकिन आप बहुत दिन तक ना चलाएं बाइक, तो क्या आप भूल जाएंगे चलाना? नहीं भूलते हैं ना, वो कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड में है, आपको मतलब याद रहता है चीज़ कि हाँ हमको ये चीज़ आती है, ठीक है। तो यही होता है कॉन्शियस अनकॉन्शियस, ठीक है। उसके बाद है आपका जो है ओन एक्सपीरियंसेस, तो ये आता है आपका, इसमें इसी से बच्चा एपिडोसिक मेमोरी। ये क्या होती है, रोज़मर्रा की घटनाएं, है ना, ओन एक्सपीरियंस के द्वारा, जैसे कि रोज़ की घटनाएं जो आपके द्वारा एक्सपीरियंस की जाती हैं, जैसे कि समय, स्थान, ज्योग्राफी मतलब भौतिक स्थान, जहाँ पे आप जिस प्लेस पर उस समय हैं, और उससे संबंधित फीलिंग जिसे स्पष्ट रूप से कहा या समझा जा सके, जैसे आप किसी की मतलब पहले जन्मदिन की पार्टी में गए, उसके बच्चे की हो सकती है, तो इस तरह से आपको वो मोमेंट याद है ना, तो आपने खुद से अनुभव किया कि वहाँ पे जाके कैसा लगा, क्या हुआ, ये ओन एक्सपीरियंस के द्वारा है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है निम्नलिखित में से, अब ये देखिए मॉडल में से यहाँ पे क्वेश्चन आ गए हैं कि कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को, यहाँ पे कह रहा है विद कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, यहाँ पर कह रहा है कि व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखिए, पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझिए। यहाँ पे कह रहा है कि व्याख्यान, लेक्चर्स और पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को, तो ये होता है आपका टीचिंग मॉडल से है। टीचिंग मॉडल में ये सवाल बनता है आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर्स, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर और एक्सपोजिटरी मॉडल ऑफ टीचिंग, इसको मतलब अग्रिम संगठक या प्रतिपादिक शिक्षण प्रतिमान भी कहते हैं, एडवांस ऑर्गेनाइजर, ठीक है, और एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। इस शिक्षण प्रतिमान को डेविड ऑसुबेल ने दिया था, डेविड ऑसुबेल ने, ठीक है। तो ये एडवांस ऑर्गेनाइजर है। अब हम इसको पहचानते कैसे हैं, इस प्रतिमान का उद्देश्य यहाँ पर कॉन्सेप्ट को और फैक्ट्स का बोध कराना और छात्रों के ज्ञानात्मक पक्ष को, कॉग्निटिव की बात कह रहा है ना, यहाँ पर ये देखिए कॉग्निटिव शब्द आया है, तो कॉग्निटिव तथ्यों मतलब कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर में जो भी कंटेंट है पाठ्यवस्तु का सार्थक रूप में बोध कराने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो भी कंटेंट है उसको वहाँ पे कॉग्निटिव जो स्ट्रक्चर है उसमें उसको पाठ को और फैक्ट्स को, जो भी कंटेंट है उसको वहाँ पे समझाया जाता है। ऑसुबेल का ये मानना है कि जिस पाठ्यवस्तु का छात्र एनालिसिस कर लेता है उससे संबंध स्थापित करते हुए फिर उसको जो भी न्यू नॉलेज देना है वो दिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से शिक्षक अधिक क्रियाशील और प्रधान यहाँ पर अभिकरण होता है, मतलब जो मेन जो ग्रेडियंट है वो कौन है, टीचर। यहाँ पर टीचर जो है इस तरह से कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में उसको ये मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। टीचिंग मॉडल में मतलब यहाँ पर देखिए आपके कई तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे टीचिंग मॉडल को हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ये शिक्षण के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं ना। शिक्षण प्रतिमान का निर्माण ही किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये अलग अलग होते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताइए टीचिंग मॉडल आपको पढ़ना है तो आप बताइए, तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया जाए अगर आप चाहते हैं, ठीक है। नहीं तो वर्कलोड तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा है क्योंकि मुझे अकेले ही सारा कुछ करना होता है, ठीक है। तो आप लोग जैसा कहिए कमेंट बताइए, क्योंकि टीचिंग मॉडल से क्वेश्चन हमेशा पूछे जा रहे हैं तो इसलिए इनको भी पता होना चाहिए, ठीक है। आज मैंने टीचिंग मॉडल से भी कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। अब इसी तरह से देखिए इसी का एक और संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये भी डेविड ऑसुबेल का ही, ठीक है।
इसी को ही सार्थक शाब्दिक अधिगम भी कहा जाता है। जो आपका एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है, जिसमें कॉग्निटिव स्ट्रक्चर पे चीज़ों को, तथ्यों को समझाया सिखाया जा रहा है, इसी को ही सार्थक शाब्दिक अधिगम भी कहा जाता है। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग इस मॉडल का नाम है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिज़ाइन किया है? तो यहाँ पर देखिए सोशल नेटवर्क की बात कर रहा है, मतलब जो सामाजिक स्तर पे चीज़ें हैं, वो समुदाय हो सकता है, राज्य है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर सामाजिक विषय का है ना। तो जहाँ पर भी समाज की बात आती है तो वो कौन सा मॉडल होता है? ये होता है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल। ठीक है, यहाँ पर ये होता है ज्यूरिस्प्रूडेंशियल। रोल प्लेइंग आपको पता ही है कि जहाँ पर रोल प्ले किया जाता है ना, आपने टीचिंग स्ट्रेटजी में पढ़ा है। स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी, वहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप होता है, लेकिन यहाँ पर समाज की बात कह रहा है, इसलिए इस जो कैरेक्टर्स यहाँ पर दिए होते हैं इनको बहुत ध्यान से समझना है। ज्यूरिस्प्रूडेंशियल की हम बात थोड़ा सा करते हैं। तो इस प्रतिमान का उद्देश्य सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर तर्कपूर्ण चिंतन और समस्या समाधान करने, सोचने और समझने की क्षमताओं का विकास करते हैं। ठीक है, इस मॉडल की जो महत्वपूर्ण विशेषता वो क्या है? इसके जो प्रतिमान की संरचना के अंतर्गत सामाजिक जीवन की समस्याओं को पहचानने से सीखने की प्रक्रिया का आरंभ होता है। मतलब इसकी जो मुख्य विशेषता होती है, यहाँ पर जो भी सामाजिक संरचना है वो जैसे कि आपके इस क्वेश्चन में दिया है, वो समुदाय हो सकता है, राज्य होता है, नेशनल, इंटरनेशनल। तो इस संरचना के अंतर्गत और सामाजिक जीवन की जो भी समस्याएं हैं उनको समझने में यहाँ पर ये मॉडल हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शिक्षक क्या होता है, छात्रों के सामने समस्याएं रखते हैं और इस तरह से छात्र जो है अपने विचार उसके बारे में देते हैं। तो छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आज़ादी प्राप्त होती है। तो इस शिक्षण का प्रतिमान का प्रयोग जो होता है इस मॉडल का सामाजिक क्षमताओं का विकास करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा? छात्र सामाजिक मूल्यों को समझ सकते हैं और समस्याओं का विश्लेषण। ठीक है, तो ये हो गया आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें। आपका ये फीडबैक होता है कि जो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है कि मुझे और कितनी मेहनत करनी है और साथ में आपको भी करवानी है कि आपका इस बार नेट JRF हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल के जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब इनको करेक्ट सीक्वेंस में करना है। अरेंज द फेजेस फॉर सिंटैक्स ऑफ ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल। अब ये कितने सारे मॉडल्स यहाँ पर पूछ लिए गए। एक क्वेश्चन पेपर मैंने देखा था, शायद 2021 का ही है, उसमें 4-5 क्वेश्चन आपके मॉडल से ही आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें तो पढ़ाना है ना, तो मुझे तो सारा कुछ देखना ही है, लेकिन कहाँ से आपके लिए बेनिफिशियल होगा ये चीज़ मुझे देखनी है ना, टू दी पॉइंट मुझे। तो ये इस तरह से 4 क्वेश्चन वहाँ पे उस सेट में ही पूछे गए थे। ठीक है, और ये वही क्वेश्चन है कि वहाँ पे 3-4 क्वेश्चन ऐसे खाली टीचिंग मॉडल से ही पूछे गए। तो अब जिसने टीचिंग मॉडल छोड़ दिया होगा तो वो तो टीचिंग एप्टीट्यूड के गए ना 4 क्वेश्चन इसके। तो इसलिए कोई भी पार्ट हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि बाकी आपको जिस टॉपिक पे चाहिए और इम्पॉर्टेंट है तो, और अगर आपके पास कंटेंट है तो आप प्लीज़ वहीं से पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ही रही हूँ। अब देखिए ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में किस तरह से हम सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसके जो इस प्रतिमान को, मतलब जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल था, समूह अन्वेषण प्रतिमान इसको बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नाम याद रखिए, हिंदी में तो बहुत ही टिपिकल है। तो इसको दिया था जॉन डीवी और किलपैट्रिक ने। ठीक है, इस शिक्षण प्रतिमान का उद्देश्य छात्र के जनतांत्रिक जीवन में समायोजन के लिए सामाजिक क्षमताओं का विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है डेमोक्रेटिक माहौल में, है ना। तो इस प्रतिमान में छात्रों को क्या होगा, वास्तविक रूप से समस्या दे दी जाती है और उसके बाद छात्रों को क्या है, समाधान करना होता है। सामाजिक प्रणाली कैसी है, लोकतांत्रिक है। यहाँ पर क्या है, कोई भी डिक्टेटरशिप नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा सत्तावादी वाला नहीं है कि, तो लोकतांत्रिक हिसाब किताब है। इस तरह से शिक्षक और छात्र दोनों ही सामान्य रूप से क्रियाशील रहेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि टीचर जो है बच्चों को डोमिनेट करेगा, मतलब वो टीचर का ही वर्चस्व ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
तो इस प्रतिमान का प्रयोग सामाजिक अंतःक्रिया और सीखने की प्रक्रिया के लिए किया जाता है। तो मतलब जैसा कि इसमें बताया, मैंने आपको थोड़ा बता रही हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि समस्या दे दी जाती है और फिर उसका समाधान करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आप पढ़िए, छात्र छात्राओं के सामने जो है परेशान करने वाली एक स्थिति आती है। मतलब पहले क्या होगा, एक परेशानी आएगी, समस्या आएगी। तो पहला ऑप्शन तो सी ये हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन मतलब स्टूडेंट इनकाउंटर पजलिंग सिचुएशन। ठीक है, ऐसी एक सिचुएशन आ जाएगी। उसके बाद क्या होगा आपका, छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करेंगे। अब जब उन्हें समस्या मिल गई तो उसके बाद अब उसका वो एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। तो दूसरा ये हो जाता है। तीसरा हो जाता है अपना, छात्र छात्राएं अध्ययन कार्य करते हैं और अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, आप एलिमिनेशन भी देख सकते हैं, है ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ, तो आप सब मॉडल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक जाने जाइए, है ना। जैसे कि मैंने कहा कि पहले समस्या देंगे। अब समस्या हमारी किस में थी, सी ऑप्शन में थी। सी हमने देख लिया, पहले नंबर पे रखा। अब यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में, यहाँ पर भी नहीं है, इसको भी काटिए। यहाँ पर भी सी ऑप्शन पहले में नहीं है, इसको भी काटिए। ठीक है, आपको राइट ऑप्शन ये मिल गया, है ना। यही है एलिमिनेशन प्रोसेस, है ना। तो इस तरह से आपको पूरा भटकने की ज़रूरत नहीं है कि अरे अब मुझे तो पूरा आता नहीं है, 8-10 लाइन में कैसे करूँ। कोई बात नहीं है, आपको 1-2 कैरेक्टरिस्टिक भी पता है, आप उससे ही सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्योंकि इतने बड़े बड़े ऑप्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बस। लेकिन थोड़ा सा मॉडल के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि किस मॉडल की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बस आप उतना ही जान लेंगे ना तो वो भी काफ़ी रहेगा। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसमें के भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी सेट में आया हुआ था। तो यहाँ पे कह रहा है कि टीचिंग प्रोसेस परिवेश की ऐसी व्यवस्था है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया द कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस द अरेंजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट विद इन विच स्टूडेंट कैन इंटरेक्ट एंड स्टडी हाउ टू लर्न, है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो स्टेटमेंट है वो, ये पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि यहाँ पर कह रहा है कि जो भी इन्वायरमेंट होता है, कोर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, अरेंजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। तो अरेंजमेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है, वही टीचिंग मॉडल के द्वारा हम जो निर्धारित करते हैं ना। शिक्षण प्रतिमान का निर्माण होता है, ये विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस तरह से ये जो सामान्य शिक्षण टेक्निक होती है और शिक्षण जो व्यू रचना होती है, इससे अलग होता है। तो टीचिंग मॉडल इसीलिए हर एक परिस्थिति के लिए अलग अलग बनाए जाते हैं और ये शिक्षक के लिए एक मार्गदर्शक का भी काम करते हैं कि उसको किस तरह से आगे अपने जो है टीचिंग लर्निंग को कैसे इंटरैक्टिव बनानी है ना। तो इस तरह से ये एकदम सही बात है, ये सही है, ट्रू है। और उसके बाद दूसरा कह रहा है, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। मॉडल ऑफ टीचिंग इज नॉट ए डिस्क्रिप्शन ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो ये फॉल्स है। ठीक है, ये फॉल्स हो गया आपका, क्योंकि टीचिंग मॉडल आपने जाना कि विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसके पहले ही हमने 3-4 देख लिया है ना। तो हर जगह अलग कैरेक्टरिस्टिक थी, हर जगह की परिस्थिति अलग थी और उसके हिसाब से ही डिज़ाइन किया गया था। इसलिए शिक्षण मॉडल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये सही हो गया, इसका ये हो गया आपका, फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, आप ऑप्शन इसमें देख लीजिए जो भी है। तो हाँ, फर्स्ट इज़ करेक्ट बट सेकेंड इज़ इनकरेक्ट। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक, भावात्मक और कह रहा है साइकोमोटर डोमेन्स ऑफ लर्निंग हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इन द कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो हाईएस्ट में कौन सी आती हैं, ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी आपने पढ़ी है, मैंने भी बना रखा है वीडियो, अगर आपने ना देखा हो तो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी सारे हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज हैं, किसमें क्या चीज़ आती है। तो देखिए, सबसे पहले कौन सी कैटेगरी हाईएस्ट लेवल पे कह रहा है, तो एनालिसिस तो आपको पता है कि सबसे पहले आता है ना। तो यहाँ पे ये एनालिसिस तो नहीं होगा क्योंकि हाईएस्ट कैटेगरी की बात कह रहा है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होगा। तो जिसमें भी आपको ए दिख रहा है इसको हटा दीजिए। और क्या हो सकता है, इवेल्युएशन हो सकता है, अवेयरनेस, ये भी आपका बहुत प्राइमरी लेवल पे ही आ जाता है, तो अवेयरनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको भी आप काट दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर भी हम एलिमिनेट करेंगे, तो आपको ए और सी ऑप्शन जिसमें भी दिख रहा है उसको हटा दीजिए। ठीक है, इसको हमने हटा दिया, ए और सी है।
उसके बाद सी इसमें भी है, इसको हटा दीजिए, और उसके बाद सी है, इसको भी हटा देंगे, तो आपका ये कैरेक्टरिस्टिक होगा बी, डी और ई, है ना। ये हो जाएगा इवेल्युएशन, कैरेक्टराइजेशन और नेचुरलाइजेशन, ठीक है, मूल्यांकन और अभिलक्षणन और सहजीकरण, नेचुरलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ना पढ़ी हो तो आप लोग देख लीजिएगा, मैंने वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा इसको लेना चाहिए। देखिए किस तरह से पूछ रहा है, क्योंकि आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है ना क्वेश्चन को, एप्लीकेशन मोड पे कैसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ए नॉर्म रेफरेंसिंग टेस्ट ऑफ स्टूडेंट टेस्ट डेटा हेल्प अस डिटरमिन ए स्टूडेंट प्लेस और रैंक। विद्यार्थियों के नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो परीक्षण आंकड़े होते हैं विद्यार्थी के स्थान या श्रेणी को निर्धारित करने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये जो है बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ कैसे। अब दूसरा स्टेटमेंट कहता है, इन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्टिंग द टेस्ट डेटा टेल्स अस अबाउट स्टूडेंट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आप समझिए नॉर्म्स ऑफ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते क्या हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें जब समझ लेंगे ना तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि या तो ये आपको मैचिंग में आएंगे, अभी आपने पहले भी देखा है ना कि किस तरह से पूछा गया था, समेटिव, फॉर्मेटिव, नॉर्म्स और जो है क्राइटेरियन रेफरेंस। तो इसी तरह से या तो आपको मैचिंग में आएंगे या इस तरह स्टेटमेंट के फॉर्म में या किसी भी तरह से एप्लीकेशन मोड पे भी पूछे जा सकते हैं। नॉर्म्स रेफरेंस में क्या होता है, नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट रिफर्स टू स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये मतलब एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं कंपेयर और रैंक टेस्टिंग के लिए। जब ज़्यादा लोग हैं या एक से अधिक लोग हैं, दो से अधिक लोग हैं, तो वहाँ पर कंपेयर करने के लिए और रैंक जो है रैंकिंग की टेस्टिंग के लिए, ठीक है। इस तरह से नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो होता है ये रिपोर्ट करते हैं कि क्या जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसने एवरेज स्टूडेंट के कंपेयर में ख़राब प्रदर्शन किया है या अच्छा प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाता है आपका नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट, मतलब कि यहाँ पर हम रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इसी में हम बात करें क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट क्या होता है, इज़ डिज़ाइन टू मेजर स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, अगेंस्ट सम स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया। मतलब यहाँ पर जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है यहाँ पे एकेडमिक परफॉर्मेंस को हम कुछ स्टैंडर्ड के आधार पे तय करते हैं, ठीक है। तो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट यहाँ पर जहाँ पर भी आपको रिपोर्ट कार्ड की बात आती है, जैसे कि बहुत सारे मतलब कई स्कूलों में ऐसे होता है, टीचर्स मैंने बताया ना आपको कि मंथली वीकली ऐसे टेस्ट होते रहते हैं, तो बहुत सारे क्विज़ेस कराते हैं, टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टेस्ट वगैरह जो कंसीडर किए जाते हैं ये आपके क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में होते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक रनर है, मतलब वहाँ पर रेस में उसने कंपटीशन में भाग लिया और उसका जो प्लेस है वो 3rd नंबर पे आया, 3rd प्लेस पे आया, तो यह आपका नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वो 3rd नंबर पे आया, मतलब इसका हम कंपेयर कर रहे हैं कि वो उसके साथ और लोग भी कॉम्पिटिटर थे, उसके साथ और भी प्रतिभागी थे, तो उसका जो रैंकिंग है वो कितना 3rd नंबर पे है ना, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट हुआ। लेकिन यदि हम इसको कहें कि उसने इस मतलब 500 मीटर रेस है मान लो या 200 मीटर रेस है, कुछ भी है, और उसने 58 सेकेंड्स में पूरा किया, तो ये उसका क्या होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होगा, या ठीक है। यहाँ पर हम किसी भी उससे मतलब उसकी कंपेयर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसकी एबिलिटी को जान रहे हैं कि उसने उसका जो स्टेमिना था उसने 58 सेकेंड्स में मान लो पूरा कर लिया, तो ये हो गया आपका क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो नॉर्म्स और क्राइटेरियन आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और अपने कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस तरह से चाहते हैं। बाकी मैं इस तरह से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी मुझे लगता है कि ज़्यादा टफ हो रहे हैं और किस तरह से पूछे जा रहे हैं, थोड़ा नया पैटर्न है, वो मैं आपके सामने ऐसे ही लाती रहूँगी, ठीक है। साथ ही में हम लोग रीजनिंग और वगैरह ये सब भी, लॉजिकल रीजनिंग ये सब भी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।